हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार। मैं आप लोगों के बीच में एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। बेसिकली ये वीडियो बनाया गया है अवेयरनेस को लेके। जो भी इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को पूरा देखें और जितने भी प्रिकॉशंस या फिर जो भी आपको नॉलेज इस वीडियो के थ्रू मिलेगा, आप दूसरों के साथ भी शेयर करें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स ऑफ एग्जाम एनालिसिस विंग। हम लोग टॉपिक आज का है बेसिकली कोविड-19 पे। इसका अगर देखें फुल फॉर्म कैसे इसका नाम पड़ा, तो इसका नाम बेसिकली है कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। ये दिसंबर 2019 में चाइना का एक वुहान सिटी है, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा खासा बड़ा मार्केट है, वहाँ से इसका स्टार्ट हुआ था। ये वायरस आया हुआ है चमगादड़ से। बहुत सारे साइंटिस्ट और जो रिसर्चर है इस मेडिकल साइंस से रिलेटेड, उनका ये कहना है। बेसिकली ये जो वायरस वो एक टाइप है SARS कोरोना वायरस 2। तो SARS का फुल फॉर्म सीवर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। ये वायरस जो पिछला साल आया था, इसका पहला वेव, तो उतना ज़्यादा ये इफेक्टिव नहीं था। इससे बहुत सारे लोग ठीक भी हो रहे थे, अभी भी ठीक हो रहे हैं। लेकिन इसका बहुत सारे म्यूटेंट वेरिएंट्स पाए गए हैं इंडिया में, 2-3 टाइप के म्यूटेंट वेरिएंट्स, जो कि बहुत ही खतरनाक और डेंजरस है। और इतना ज़्यादा खतरनाक है कि हमारे लंग्स का जो प्रॉपर वर्किंग है उसको ये उसका इफिशियंसी को कम कर दे रहा है, जिससे हम लोग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। लांसेट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जैसे कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो PPE किट का यूज़ करते हैं, उसके बावजूद भी वायरस क्या होता है, ट्रैवल कर जाता है, वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। बेसिकली PPE किट का जो मैन्युफैक्चर किया गया, ये केवल ड्रॉपलेट्स के लिए किया गया, ठीक है। और यहाँ पे जब PPE किट को भी पास कर जा रहा है और जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स उनको इन्फेक्ट कर दे रहा है, तो दैट मीन्स कि वो एयरबोर्न डिजीज़ है, जिसको आप एक तरह से बोल सकते हो कि जो PPE किट है वो एरोसोल्स के लिए नहीं बनाया गया। एरोसोल्स एक टाइप का कोलाइड्स होता है, ठीक है, जिसमें डिस्पर्स फेज जो डिस्पर्स मीडियम, तो डिस्पर्स फेज जो इसका होता है वो डिस्पर्स मीडियम इसका एयर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और उसमें वाटर पार्टिकल्स थोड़े थोड़े एरोसोल्स उनको बोला जाता है, ठीक है। इट स्प्रेड्स मोर इन क्लोज स्पेस। बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए उसमें देखा गया कि जो भी क्लोज्ड स्पेस है जिसमें वेंटिलेशन सिस्टम उतनी अच्छी से नहीं है, वहाँ पे लोग ज़्यादा इन्फेक्ट होते हैं। एक इन्फेक्टेड पर्सन ज़्यादातर क्लोज्ड स्पेसेस में अनइन्फेक्टेड पर्सन को ये स्प्रेड कर सकता है। आगे थोड़ा सा हम लोग इस वीडियो को बनाने के पीछे रीज़न था कि हम लोग यहाँ से वैक्सीनेशन को लेके लोगों को जागरूक किया जाए। वैक्सीनेशन जो है कि जो इसका टीकाकरण स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे बेसिकली अभी वैक्सीनेशन 18 से 44 एज ग्रुप के लोगों को के लिए टीकाकरण स्टार्ट किया गया। तो लोगों को अवेयर किया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाने के लिए जाए, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेशन करवाने जाओगे, ठीक है, जो भी आपका किसी भी फैमिली का जो ज़्यादातर 18 से 44 एज ग्रुप होते हैं, वो काम करने वाले ग्रुप का होता है, वो वर्किंग कैपेसिटी है, और बहुत सारे फैमिलीज़ का वो एक ब्रेड रनर, एक तरह से बोल सकते हैं ब्रेड विनर भी है। तो अगर उनको जो भी किसी घर से लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी किसी घर से अगर अकेला काम करने वाला व्यक्ति जो कि घर का खर्चा सारा चलाता हो, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको सबसे पहले कोरोना वैक्सीन दिलवाएं, ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने काम की ओर लौट सकें। या जो भी माइग्रेंट वर्कर्स है, बाहर काम करते हैं, बड़े बड़े सिटीज़ में काम करते हैं, तो रिक्वेस्ट है कि आप उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं, उनको वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि वो जल्दी से एक कॉन्फिडेंट फील करें, अपने काम की ओर जा सके, ताकि दोबारा उनको फिर वापस काम छोड़ के घर आना ना पड़े। फिलहाल अगर वैक्सीनेशन रेट देखा जाए तो अप्रोक्स 25 लाख वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर किया जा रहा है पर डे। वो भी ये डेटा 30 अप्रैल तक का है। दैट मीन्स 45+ एज ग्रुप से जो ज़्यादा लोग थे उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिंगल डोज भी मिला है, बहुत सारे को डबल डोज भी मिल चुका है, जिसमें से टिल नाउ अभी तक अप्रोक्स 16 करोड़ मतलब 15.5 करोड़ मतलब 15 करोड़ 50 लाख लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। फर्स्ट में से स्टार्ट किया गया 18 से 44 ईयर्स एज ग्रुप के लिए, जो कि इसका पॉपुलेशन इंडिया में अप्रॉक्स 60 करोड़ है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होगा कि इतने बड़े पॉपुलेशन को जल्दी से जल्द वैक्सीनेशन करवाया जा सके, क्योंकि वैक्सीनेशन मैन्युफैक्चरिंग का भी जो रेट है वो भी बहुत स्लो है, ठीक है। तो बहुत सारे पॉलिसी जैसे जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा, जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकती है। अगर मैं 28 अप्रैल से स्टार्ट किया गया था 18 से 44 एज ग्रुप का वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का लिंक, जिसमें पहले ही दिन 1.33 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुका था। तो ये तो काफ़ी मतलब एक लोगों में एक उत्सुकता दिख रही है, जब इतने सारे लोग एक दिन में रजिस्टर कर चुके हैं, तो दैट मीन्स दे आर वेरी एक्साइटेड, या वेरी एक्साइटेड नहीं बोल सकते, मतलब उनको ज़रूरत है कि उनको वैक्सीनेशन करवाना है ताकि वो अपने काम की ओर लौट सके। गवर्नमेंट टू इंश्योर अनइंटरप्टेड वैक्सीनेशन, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर विथ हाई कैपेसिटी के साथ मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, ताकि जो भी इसका डिमांड है उसके डिमांड को फुलफिल किया जा सके। करंटली अभी इंडिया में 2 कंपनीज़ हैं जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रही है। एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII, वो करंटली 20 to 30 लाख पर डे वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रही है। आदार पूनावाला जो इसके ऊपर हेड है, उन्होंने बोला है, जो CEO है, इन्होंने बोला है कि नेक्स्ट मंथ से इसका रेट को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा और इसको 15 से 16 करोड़ दैट मीन्स 120 लाख से 130 लाख के आसपास कर दिया जाएगा। भारत बायोटेक
ठीक है। ये लेस देन 5 लाख पर डे मैन्युफैक्चर कर रही है। सिनोवैक चाइनीज़ वैक्सीन है। फाइजर बायोएनटेक ये बेसिकली BNT162B2, फाइजर एक अमेरिकन कंपनी है, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो ड्रग्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है। और बायोएनटेक एक जर्मन कंपनी है। एक फेमस वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, जिसको AZD1222 ये बेसिकली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनेका एक ब्रिटिश स्वीडिश फार्मा कंपनी है, उनके द्वारा ये कोलैबोरेशन में ये वैक्सीन का मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। प्राइसिंग ऑफ कोविड वैक्सीन, तो भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन है, ये कोवैक्सीन जो है बेसिकली फॉर स्टेट गवर्नमेंट 600 पर डोज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए 1200 रुपये पर डोज और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 150 रुपीज़ पर डोज है। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो कोविशील्ड वैक्सीन है, इसका प्राइस देखें तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए 400 था पहले, तो बाद में आधार पूनावाला जो कि उसके प्रेसिडेंट थे, CEO, उन्होंने क्या किया, उसको 300 पर डोज कर दिया एज अ वर्च्यू ऑफ फिलंथ्रोपिस्ट बोल सकते हो, ठीक है, मानवता का एक गुण के वजह से, उस वजह से इन्होंने क्या किया कि चलिए प्राइस को मैं घटा दे रहा हूँ। फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल 600 रुपये पर डोज और सेंट्रल गवर्नमेंट कोविशील्ड को 150 रुपये पर डोज खरीदेगी। ये जो वैक्सीन्स में प्राइसेस में डिफरेंसेस है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे गाइडलाइंस दिए हैं कि ये प्राइसिंग में क्यों ऐसा डिफरेंस है, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। गवर्नमेंट का इनकम है, उसी रेवेन्यू से क्या करेगा, दैट मीन्स कि इनकम जो टैक्स कमाई हुई पैसे हैं उन्हीं से वैक्सीन्स को खरीदा जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने प्राइसिंग ऑफ कोविड वैक्सीन्स पे बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया है और बार बार गवर्नमेंट से इसके पीछे रीज़न और रेशनल एनालिसिस मांगा है कि क्यों इस तरह से वैक्सीन्स में डिफरेंस है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का 3 जज बेंच, उनका क्या आदेश था, बेसिकली 3 जज बेंच, जिसमें से DY चंद्रचूड़, नागेश्वर राव और S रविंद्र भट्ट, ये 3 जो जज बेंच थे, उन्होंने सेंटर को कुछ मेजर्स दिए, कुछ गाइडलाइंस दिए कि आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ होगा कि इंक्रीज द वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग जो रेट है उसको इंक्रीज़ कीजिए। इम्प्लीमेंट कंपलसरी लाइसेंसिंग टू मैन्युफैक्चर जेनरिक ड्रग्स, तो बेसिकली क्या है कि ये बेसिकली एक पैटेंट ड्रग्स है, जितने भी वैक्सीन्स वगैरह या फिर जो पैटेंट ड्रग्स जैसे रेमडेसिविर, तो रेमडेसिविर बेसिकली क्या एक पैटेंट ड्रग्स है। तो ये सारे जो मैन्युफैक्चर या फार्मा कंपनी इन सारी वैक्सीन्स को या फिर जो रेमडेसिविर जो ड्रग्स है उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती है। डिस्प्ले मैकेनिज्म तैयार करने बोला है, जिसमें से एक रियल टाइम अपडेट्स हो ऑक्सीजन सप्लाई का, कि कहाँ पे ऑक्सीजन का फुलफिलमेंट है, कहाँ पे डिमांड है, कहाँ पे उसको सप्लाई किया जाए, तो उसका एक रियल टाइम अपडेट्स देना है डिस्प्ले मैकेनिज्म के साथ। दैट मीन्स कोई एप्लीकेशन वगैरह जारी किया जाए या फिर कोई वेबसाइट वगैरह में इन्फॉर्मेशन रेगुलर अपडेट होते रहे। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हॉस्पिटल एडमिशन, ये हॉस्पिटल एडमिशन एक केस आया बेसिकली गुरुग्राम और जो नोएडा, दिल्ली NCR के जो रीजन है, उनमें क्या हुआ है कि उनके जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में क्या कर दिया गया कि मतलब ऐसे केसेस सुनने में आए हैं कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, दैट मीन्स जिनके पास वहाँ की ID प्रूफ नहीं है, ठीक है, तो उनको वहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादातर तो 50% माइग्रेंट वर्कर्स ही इससे अफेक्टेड होंगे। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सेंटर को क्या एक यूनिफॉर्म पॉलिसी तैयार कीजिए, ठीक है, तो जिससे क्या होगा हॉस्पिटल में एडमिशन मिल सके ईजिली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को भी, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कोविड के मिसमैनेजमेंट के लोग बहुत ही फटकार मतलब एक सुनाया है करी कोटी। वैक्सीन प्राइसिंग इज़ इंपॉर्टेंट, डोंट लीव इट टू मैन्युफैक्चरर। बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट है उसका कहना है कि जो वैक्सीन प्राइसिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके पीछे रीजन बताया क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड डोंट लीव इट टू द मैन्युफैक्चरर, और इसका जो प्राइसिंग हो मैन्युफैक्चरर पे मत छोड़िए, आप उसको कंपलसरी कुछ फोर्स लगाइए, कुछ पॉलिसीज़ या जो भी रूल्स रेगुलेशन है, कुछ जो अमेंडमेंट्स हुए हैं जैसे कि इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट या फिर पैटेंट एक्ट के तहत, तो उनका यूज़ करके, पावर का यूज़ करके आप प्राइसिंग को अपने से हैंडल कीजिए। गवर्नमेंट टू इन्वोक इट्स पावर फॉर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, अपना पावर को इन्वोक कीजिए, जैसे लाइसेंस देने का, ठीक है, प्राइसिंग से रिलेटेड जो भी पावर्स गवर्नमेंट के पास है वो सारे पावर्स का यूज़ कीजिए। तो एक इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है 1955, तो इस कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर में सेक्शन 3 उसमें से गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया एक लॉ, बेसिकली ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, DPCO बोल सकते हो। तो इसके अंडर में अभी तक 800 ड्रग्स को लिस्ट किया गया, जो इसेंशियल ड्रग्स है उनको लिस्ट किया गया, ठीक है। और इस ड्रग्स के तहत गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जो भी ड्रग्स जैसे रेमडेसिविर है, तो रेमडेसिविर को इस DPCO के तहत इस 800 जो ड्रग्स लिस्ट है उसमें इसको ला सकती है, जिससे क्या होगा एक अफोर्डेबल प्राइस में सारे जगह पे अवेलेबल हो। दैट मीन्स इसका मैन्युफैक्चरिंग को भी गवर्नमेंट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी तो अवेलेबल होगा। बट DPCO में एक खामियां कि DPCO इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर पैटेंटेड ड्रग्स। DPCO बेसिकली ये सारे पैटेंटेड ड्रग्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये पैटेंटेड ड्रग्स के लिए एक अलग रूल पैटेंट एक्ट का यूज़ करना पड़ता है कि पैटेंट एक्ट होता क्या है। और अगर कोई FDC ड्रग्स होते हैं, दैट मीन्स कि फिक्स्ड कॉम्बिनेशन ड्रग्स बोला जाता है कि 2 या 3 इंपॉर्टेंट जो कि ड्रग्स होते हैं, ठीक है, उनको मिला के कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई ड्रग्स बनाया जाता है, तो उसको फिक्स्ड कॉम्बिनेशन ड्रग्स बोला जाता है, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स।
ठीक है। तो इसी वजह से क्या है कि DPSO का जो ये एक्ट है, इसके तहत ही क्या है कि रेमडेसिविर जो एक एंटीवायरल ड्रग्स है उसको गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर पा रही है। रेमडेसिविर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये बेसिकली एक अमेरिकन बायोटेक्नोलॉजी फर्म है, जिलियड साइंसेस, उसको पेटेंट है, दैट्स वाई वो गवर्नमेंट उसके अलावा कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर रही। जो भी उस पेटेंट कंपनी जो है इसका पेटेंट जिसको भी लाइसेंस देगी वही मैन्युफैक्चर कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट के पेटेंट एक्ट के बारे में और इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। तो इसमें प्राइसिंग जो बेसिकली इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में किया जाता है, डन बाय द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA, जो जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1997 में किया गया था। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि सेक्शन 100 के तहत, जैसा मैंने बताया कि जो पेटेंट जो जिस कंपनी के पास किसी भी ड्रग्स को लेकर पेटेंट है तो वो दूसरी कोई कंपनी उस ड्रग्स को नहीं मैन्युफैक्चर कर सकती, उस कंपनी से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो पेटेंट एक्ट के तहत सेक्शन 100 में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है, वो किसी भी फार्मा कंपनी को ऑथराइज कर सकती है एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में टू यूज़ दिस इन्वेंशन, जो पेटेंट कंपनी का जो इन्वेंशन है इसको यूज़ किया जा सके और उस स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में स्पीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ताकि मैन्युफैक्चरिंग को स्पीड अप बढ़ाया जा सके। और इंश्योर, यहाँ पे इंश्योर सॉरी गलती हो गया, इंश्योर इक्विटेबल प्राइसिंग जो है उसको इक्विटेबल एक बराबर प्राइसिंग रखा जा सके। इसका सेक्शन 92 बोलता है कि गवर्नमेंट कैन गिव लाइसेंस टू कंपनीज, ठीक है, अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, ठीक है, वो दे सकती है, या फिर आइदर हो सकता है कि उन सर्कमस्टांसेस में फार्मा कंपनी कैन अप्रोच टू द गवर्नमेंट फॉर लाइसेंस टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग, या फिर फार्मा कंपनी भी अप्रोच कर सकती है, जो भी इंटरेस्टेड फार्मा कंपनीज होंगे। बट इन द केस ऑफ कोविड-19, तो अभी तक क्यों नहीं आए इतने सारे कंपनीज, तो नहीं आने के पीछे रीज़न है क्योंकि जो केस ऑफ कोविड-19 है, मतलब इस टाइप के जो डिजीज़ है, बेसिकली अभी भी जो ड्रग्स दिए जा रहे हैं, जो भी वैक्सीन दिए जा रहे हैं, ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन EUA के तहत दिए जा रहे हैं। दैट मीन्स इसमें इसका जो कंप्लीट ट्रायल वो क्लियर नहीं हुआ है। और दूसरी बात है कि आप किसी कंपनी को आप लाइसेंस देना चाहते हैं वैक्सीन या ड्रग्स मैन्युफैक्चर के लिए, तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है कि आपको क्लिनिकल ट्रायल्स करना होगा और इस्टेब्लिश करना होगा सेफ्टी एंड एफिकेसी, जो कि इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अभी तक ये पेटेंट एक्ट का मतलब एक बोल सकते हैं लिमिटेशन है, तो इतने कम टाइम में इसलिए दूसरे अदर कंपनीज़ को ये लाइसेंसिंग का जो प्रोसेस इसमें थोड़ा स्लो हो सकता है। वैसे लोग जो कि इन्फेक्टेड हो चुके या फिर इन्फेक्ट होने के बाद वो फिर से रिकवर होकर हॉस्पिटल से आ चुके, तो उनके लिए एक स्टडी आया है, दैट मीन्स कि 20% सिम्टोमेटिक कोविड पेशेंट्स हैं जो नेगेटिव पाए गए, ठीक है, जो कि जिनके अंदर कोविड के सारे सिम्टम्स हैं, बट उनका जो RT-PCR टेस्ट के तहत क्या हुआ कि उनका रिजल्ट वो नेगेटिव आया। तो ये भी एक इशू है, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि अगर आपके अंदर वायरल लोड है, बट आपका जो RT-PCR टेस्ट रॉन्ग रिजल्ट देने की वजह से आप हॉस्पिटल से रिलीज हो गया। तो वैसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप घर में जब तक पूरी तरह से कॉन्फिडेंट ना हो जाए तब तक मास्क का यूज़ करते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें फैमिली मेम्बर से, ताकि दूसरे मेम्बर्स को ये इफेक्ट ना करें। एक आता है मिनिमम सेंसिटिविटी, बेसिकली ये RT-PCR जो है, तो किसी भी जो टेस्टिंग इक्विपमेंट होता है उनका एक मिनिमम सेंसिटिविटी होता है, दैट मीन्स की एबिलिटी टू डिटेक्ट पॉजिटिव्स। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग जो RT-PCR टेस्ट है इसका मिनिमम सेंसिटिविटी 95% बताया गया। दैट मीन्स ये 95% सही बता सकता है कि ये डिटेक्ट कर सकता है कि पॉजिटिव है। तो उसके वजह से भी ये सिम्टोमेटिक जो कोविड पेशेंट नेगेटिव आए उसके वजह से भी हो सकता है कि ये जो 5% है, ठीक है, जो गलत रिजल्ट दे रहा है उसके वजह से ये नेगेटिव शो कर दे रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। थोड़ा सा हम लोग RT-PCR टेस्ट का 4 ब्रॉड फैक्टर्स देख लेते हैं जो कि डिसाइड करता है एक्यूरेसी ऑफ RT-PCR टेस्ट, ठीक है, कि वो कितना एक्यूरेट है या नहीं है। कि सबसे पहला हो गया वायरल लोड, जो भी जिस भी पेशेंट का या जो भी अपना टेस्ट करवा रहे हैं उनका वायरल लोड का लेवल कितना है, ठीक है, जो भी CT वैल्यू जिसको बोला जाता है CT वैल्यू, ठीक है। तो ये CT वैल्यू कितना है, 1 से 35 तक CT वैल्यू एवरेज जो होता है, तो जितना ज़्यादा CT वैल्यू होगा उतना आपको वायरल लोड कम है। दूसरा हो गया क्वालिटी ऑफ सैंपल कलेक्शन, तो ये बेसिकली क्वालिटी ऑफ सैंपल कलेक्शन है कि सैंपल कलेक्शंस में भी क्वालिटी मतलब लेस क्वालिटी होने पे, दैट मीन्स कि वायरल लोड क्या हो गया कि आपका जो नाक से ट्रांसफ़र हो गया है लंग्स में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप बेसिकली RT-PCR टेस्ट के लिए हम लोग जो भी ड्रॉपलेट्स वगैरह लेते हैं तो वो बेसिकली नाक से लेते हैं या गले से, तो उसमें भी हो सकता है कि क्वालिटी अच्छी क्वालिटी ना मिले सैंपल का, और उसका बोल सकते हो कि अच्छी क्वालिटी नहीं मिलने की वजह से वो आपका इन्फेक्शन सही से पता ना चल सके, दैट मीन्स की प्रोसेसिंग। इफिकेसी ऑफ टेस्ट किट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और नेक्स्ट है बेंचमार्क ऑफ टेस्ट इंटरप्रिटेशन। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया कि जो ये RT-PCR है तो इसमें मोस्ट ऑफ द RT-PCR वो नेगेटिव शो करता है, ठीक है, फिर सब्सिक्वेंटली तुरंत बाद अगर इसको ये टेस्ट करने पे ये पॉजिटिव दिखाता है इन ब्रोंको एल्वियोलर लेवेस टेस्ट, BL टेस्ट एक होता है जिसका ब्रोंकोस्कोप से टेस्ट किया जाता है। ये ब्रोंकोस्कोप बेसिकली एक इक्विपमेंट होता है जो बेसिकली आप समझ सकते हो कि जो सैंपल कलेक्ट करता है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से सैंपल कलेक्ट करता है।
और लोअर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ से सैंपल कलेक्ट करता है, तो उससे वो BL टेस्ट होता है। तो उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव शो कर दिया, बट RT-PCR टेस्ट में नेगेटिव शो कर रहा है। तो बी अवेयर, ठीक है। अगर आप ठीक भी हो गए हैं तो आप उतना ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि खुशी में कि ठीक हो गया हूँ मैं तो आप सब लोगों से खुलेआम मिल रहे हैं, तो ऐसे ना मिलें, क्योंकि आपके अंदर अगर वायरल इन्फेक्शन रह गया तो क्या हो कि और भी लोगों को, आपके घर के जो फैमिली मेम्बर्स है, फ्रेंड्स हैं, उनको क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। तो मुझे लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको मजाक में ना लें, ठीक है। आप प्रॉपर वे में जब भी घर से बाहर निकले या किसी से भी कांटेक्ट में आए तो डबल मास्क का भी ट्रेंड चला हुआ है, डबल मास्क का यूज़ कर लें। रेगुलरली हैंड सैनिटाइज करते रहें और कोशिश करें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। खासकर मतलब बहुत सारे जो गांव सुदूर इलाकों में जहाँ पे केसेस कम हैं, अभी भी कम आ रहे हैं, तो लोग इसको मतलब नॉर्मल कंडीशन समझ रहे हैं कि फ्लू है, सर्दी बुखार है, ठीक है। हॉस्पिटल में चेक करवाएंगे तो पॉजिटिव निकाल ही देगा, कुछ भी पॉलिटिक्स वगैरह चल रहा है, तो वैसा ना समझें। ये रियल में बीमारी है और इसके जो भी कंसिक्वेंसेस है, इसके बैड कंसिक्वेंस मतलब कंसिक्वेंसेस को समझें कि इससे बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। खासकर आप लोगों के लिए नहीं, लेकिन खुद सोचो कि अगर ये केस इसी तरह से चलता रहेगा, लॉकडाउन लगा के ही रखेगी गवर्नमेंट, तो कितने लोग बेरोजगार रहेंगे इस प्रॉब्लम से। तो अगर आप जितना ज़्यादा प्रिकॉशंस रखेंगे उतना जल्दी ये ख़त्म होने का चांसेस है। तो जितना जल्दी ख़त्म होगा उतना जल्दी जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं, डेली वेज लेबरर्स हैं, जो डेली मतलब दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनको काम मिल सके, ठीक है। या फिर जो बाहर में रहते हैं, बम्बई, दिल्ली वगैरह जो सिटीज़ में, बड़े बड़े सिटीज़ में काम करने के लिए जाते हैं, वो वापस आ गए हैं। तो अगर वहाँ के कंडीशंस ठीक होंगे, आप अगर अच्छे से इस प्रोटोकॉल जो भी दिया जा रहा है, गाइडलाइंस दिया जा रहा है, उनको फॉलो करते हैं, तो कंडीशन ऑब्वियसली ठीक हो ही जाएगा, ठीक है। तो हमको एक साथ मिल के इस वायरस से फाइट करना है, ठीक है। यूनाइट टू फाइट एक बहुत सारा कैंपेन चला हुआ है, #यूनाइट टू फाइट कोविड-19 या कोरोना वायरस। तो आप एकजुटता के साथ इसको ख़त्म कीजिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर किसी को कोविड हो गया है तो उसे आप स्टिग्मा नहीं समझे। स्टिग्मा दैट मीन्स कि आप उसको है नज़र से नहीं देखें, ठीक है, कि उसको बीमारी हो गई। एक नॉर्मल ये बीमारी है, कोई अजीबोगरीबी बीमारी नहीं है। और इतना ज़्यादा केसेस बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है आज मुझे हो सके, आज किसी और को हो जाए, तो आप इसको मतलब एक अच्छी नज़रों से देखें, उसको जितना ज़्यादा हो सके तो सोशली उसको हेल्प करें, उसको थोड़ा सा हिम्मत दें, ताकि वो अपना होप, अपना जो कॉन्फिडेंट है वो लूज ना करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड please follow the protocols of all protocols of the government related to COVID-19.